हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे? हाँ, कुंभा कहाँ तक पढ़ लिया? मुझे स्तंभ में क्या क्या पढ़ा दिया? अच्छा, तीसरी मंजिल में क्या लिखा हुआ है? कितनी बार? कौन सी भाषा में? पांचवी मंजिल में किसके नाम है? वास्तुकारों में। नाम बताओ देखे। ओमा और नापा। कौन सी मंजिल में मूर्तियां नहीं है? टोटल मंजिल कितनी है? हाइट कितनी है? विड्थ कितनी है? 30 है। इसके और नाम क्या क्या बताओ देखे। कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का, उसने सिरोही के कौन से राजा को हराया? बदनौर के युद्ध में कौन कौन से राज्यों की सेनाएं हराई गई? गुजरात और मालवा। गुजरात का राजा कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। मालवा का राजा महमूद खिलजी। कौन सी संधि करके आए थे? पहले कुतुबुद्दीन शाह किसके साथ आया था? हार के गया था। शम्स खां। शम्स खां पहले किससे हार के भाग गया था? यहाँ से कुंभा से। पहले शम्स खां की किसके खिलाफ कुंभा ने सहायता की थी? मुजाहिद खां। कहाँ के उत्तराधिकार संघर्ष में? नागौर। सारंगपुर के युद्ध में कुंभा किसको हराता है? महमूद खिलजी। कहाँ का राजा हो? उसने किसको शरण दी थी? चाचा मेरा और महबा पंवार को क्या दी थी? शरण। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? और इस युद्ध में जीत के आदमी कुंभा ने क्या बनवाया था? आंवड़ बांवड़ की संधि कब होती है? 1453। किस किस के बीच में? कुंभा और जोधा। जोधा को वापस क्या दे दिया गया? और मेवाड़ मारवाड़ की सीमा कौन सी बना दी गई? सोजत बना दी गई थी। अच्छा, पहले जब रणमल को मार दिया गया, जोधा यहां से निकला तो कौन से गांव में शरण लेता है? काउनी। रणमल को किसकी सहायता से मारा गया था? रणमल को मारने के लिए वापस किसको बुलाया गया था? इससे पहले रणमल चुंडा के कौन से भाई को मरवा देता है? रणमल किसका संरक्षक बना हुआ था इस टाइम? कुंभा। किसका था? और कुंभा ने उसकी सहायता से अपने पिता की हत्या का। कुंभा के पिता का नाम क्या था? मम्मी का नाम? मोकल को कहां पर मार दिया गया था? जिलवाड़ा। कहां पर? जिलवाड़ा। कौन मार देता है? चाचा मेरा और महबूब पंवार। उसमें मोकल किसका हमला रोकने के लिए गया हुआ था? अहमद शाह कहां का राजा था? मोकल नागौर के कौन से राजा को हराता है? फिरोज खां। कौन से युद्ध में? कौन से युद्ध में? रामपुरा के युद्ध। कौन सी जगह पे बावड़ी बनवाता है? श्रृंगी ऋषि। कौन सी जगह पे? श्रृंगी ऋषि वाला अभिलेख कहां से कहां के बारे में जानकारी देता है? अमीर से लेके मोकल। यह अभिलेख जो किसने लिखा था? रचयिता कौन है इसका? कौन है? और इसका उत्कीर्णक कौन था? फना था। उसने नागौर चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया था? द्वारिकानाथ। कौन सा मंदिर? द्वारिकानाथ। और क्या बनवाया था? तालाब। कौन से मंदिर का परकोटा बनवाया था? एकलिंग जी के मंदिर का क्या बनवाया? परकोटा। मोकल जो था, मोकल के पिताजी का नाम क्या था? राणा लाखा। मम्मी का नाम क्या था? हंसाबाई। संरक्षक कौन था? पहले तो चुंडा, बाद में कौन बना? क्योंकि चुंडा हंसाबाई गए विश्वास के कारण। मालवा का सुल्तान कौन था? होशंग शाह। कौन हुआ करता? मालवा का सुल्तान। अच्छा, मोकल से पहले हम लाखा पढ़ रहे थे। जब चुंडा ने कहा कि राजा नहीं बनेगा, इसलिए चुंडा क्या कहा जाता? मेवाड़ का। उसे कौन सा ठिकाना दिया गया? और सलुम्बर का सामंत और राजा का। राजा के साथ सभी कागजों पर। राजा नहीं है तो हमेशा मेवाड़ की सेना का। अगला भाग क्या होता है? पिछले भाग को क्या कहते हैं? अच्छा, नटनी का चबूतरा कौन सी झील के पास है? ये झील किसने बनवाई थी? और नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन मारा गया था? चांदी कहाँ पे निकलने लगी थी? कौन से राजा के टाइम में? किसके टाइम में? लाखा के टाइम में। हमीर को प्रबल हिंदू कौन कहता है? कौन कहता है? जेम्स टोड। विषम घाटी पंचानन, कोमलगढ़ प्रशस्ति। और उसको वीर राजा। हमीर ने कौन सी माता जी का मंदिर बनवाया? बरबड़ी माता का एक और नाम। ये मेवाड़ वालों की कैसी देवी है? उनकी कुल देवी कौन सी है? मेवाड़ का उद्धारक कौन कहलाता है? हमीर ने सिंगोली के युद्ध में किसको हराया? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन से गांव से आया था? इसलिए क्या कहलाए? कौन सी ब्रांच थी? पहले वाले क्या लगाते थे? रावल लगा। हमीर किसको हरा के चित्तौड़ पे कब्जा करता है? बनवीर। किसको हरा के? बनवीर। पद्मावत किताब किसने लिखी थी? कब लिखी थी? कौन सी भाषा में? पद्मिनी के पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम? किसने अलाउद्दीन को उसके बारे में बताया था? वो कहाँ की राजकुमारी थी? किसकी रानी थी? रतन सिंह का कौन सा भाई नेपाल चला गया था और कौन सी शाखा की स्थापना की थी? चित्तौड़ का किला जालोर के कौन से एक बंदे को दिया गया था? मालदेव सोनगरा। उसे और क्या कहा जाता है? मुछाड़ा मालदेव। और किसका छोटा भाई था वो? इससे पहले किला किसके पास में था? खिजर खान ने
किसके पास? खिजर खान। गंभीरी नदी पर क्या बनवाता है? और क्या बनवाता है? मकबरे के अभिलेख में अलाउद्दीन को क्या कहा गया? दूसरा सिकंदर। खिजर खान के नाम पे किले का नाम क्या किया गया था? ऐसा कौन सी दरगाह के अभिलेख में? दाहिबी पे। अलाउद्दीन ने कब कब्जा किया था इस किले पे? 25 अगस्त 1303। कितने लोग कटवाए थे? 30,000। इस समय जौहर हुआ था तो वो किसके नेतृत्व में हुआ? पद्मिनी। और केसरिया और रतन सिंह के सेनापति कौन कौन थे? अलाउद्दीन ने हमला कब किया था? ये 1303 के अंदर हमला किया था। अच्छा, कौन से राजा के काम को सॉरी टाइम को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहते हैं? ऐसा कौन कहता है? 1248 में दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया था? नासिरुद्दीन महमूद। पूताला के युद्ध में किसको हराया था? इल्तुतमिश। लौटता हुआ क्या लूट गया था? तो नई राजधानी कहां बनाएगी? किसको छीन के? किसको? और इसके जतर सिंह के दो सेनापति कौन कौन थे? बालक और मदन। जयसिंह सूरी की कौन सी किताब इसके बारे में बता? अमीर मद मर्दन में हमीर कौन है? कौन है? इल्तुतमिश है। हूण राजकुमारी हरिया देवी से कौन शादी करता है? हरिया देवी ने कौन सा गांव बसाया था? कौन सा बताया? सारणेश्वर प्रशस्ति कहती है कि उसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? वहां मंदिर किसका था? किसका? संधि विग्रह कौन होता है? कौन होता है? वॉर एंड पीस। अक्सपटलिक, अमात्य, बिस्काधीराज और बंदीपति कौन होता है? राजा के सम्मान में एक कौन सा राजा आप संन्यास धारण करके अपने बेटे को राजा बना गया था? बापा रावल। किसको राजा बना गया? बापा रावल की उपाधियां बताओ। इंदु सूरज राजगुरु और सीवी वैद्य। उसकी तुलना किसके साथ करता है? चार्ल्स मार्टेल कहां का था? पाकिस्तान के कौन से शहर का नाम हुआ? गजनी के कौन से राजा को हटाया? किसको बना के आया? राजधानी कौन सी थी उसकी? नागदा। मंदिर किसका था? खुद को किसका दीवान मानते? किसका? एक लिंग जी का। कितने ग्रेन का सोने का सिक्का था? किसका शिष्य था वो? चित्तौड़ किसको हरा के जीतता है? कब जीतता है? बापा रावल का वास्तव में नाम क्या था? ये कौन से वंश का था? गोयल वंश की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? ऐसा कौन सा अभिलेख बताता है? सामूली अभिलेख कब का है? वो कौन से राजा का है? कौन से माता जी का मंदिर? जावर का कौन सा उद्योग? गोयल वंश की कितनी ब्रांचेस थी? सबसे प्रमुख गोयल कौन से थे? आगे लिखो। आपने पढ़ रहे थे विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। तीन चार बातें पढ़ी हमने। पढ़ी कि विजय स्तंभ जो है उसके अन्य नाम है कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का। भगवान विष्णु को डेडिकेट है इसलिए क्या कहा गया? विष्णु ध्वज या गरुड़ ध्वज। जीत के बाद बनाया गया इसलिए कहा गया विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। मूर्तियां मूर्तियां इसलिए कहा गया मूर्तियों का अजायब घर या भारतीय मूर्ति कला का। हमने पढ़ा कि उसके हाइट कितनी है? 122। विड्थ कितनी है? 30। वो 9 मंजिल का है। 8वीं मंजिल में मूर्तियां, 5वीं मंजिल में वास्तुकारों के नाम है जो कि जेता, पुंजा, पोमा और नापा है। और उसके तीसरी मंजिल में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह, जो कि कितने बार? 9 बार। कौन सी भाषा में? कई हिंदू बिल्डिंग में ऐसे मुस्लिम नाम मिलते हैं। उसका एक बड़ा कारण था कि ऐसा नाम लिखवा देंगे कल को खुदा ना खास्ता कोई मुस्लिम आक्रमण हुआ और अपने रक्षा नहीं कर पाए तो बिल्डिंग टूटेगी नहीं। कल को कोई मुस्लिम आक्रमण किया और मान लो किले को नहीं बचा पाए, किसी वजह से आपको सफलता नहीं मिली उसके अंदर, तो मुसलमान जो राजा होंगे वो इस इमारत को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा होगा। लेकिन मुसलमान राजाओं ने अंदर घुस के देखा ही नहीं, बाहर से पूरा टूटा हुआ है, बहुत ढंग से तोड़ा हुआ है। एक एक मूर्ति तोड़ी हुई, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां सारी की सारी तोड़ गए। यूं मतलब तन्मयता से तोड़ी हुई विजय स्तंभ वाली मूर्तियां। तो ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? अल्लाह। कितनी बार? कौन सी भाषा में? अच्छा, जो भी ऐसे कोई बिल्डिंग बनवाते उनके बाहर क्या लगवाते? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति। क्या कहलाती है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति क्या होगी? कीर्ति स्तंभ यूलोजी कह दो या कीर्ति टावर यूलोजी कह दो। ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ने 2 बाप बेटों ने मिलकर लिखी थी। बापू का नाम है अत्री, अत्री भट्ट। क्या नाम है? और बेटे का नाम है आलिया भट्ट के पापा महेश भट्ट। क्या नाम है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन कौन है बताओ? देखिए, अत्री भट्ट और महेश। लिख लो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक, राइटर्स ऑफ कीर्ति टावर यूलोजी।
कौन कौन है बताओ देखे? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। कौन है अत्रि भट्ट और महेश भट्ट? कौन है? वाह बेटे, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक है। कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसकी तारीफ करेगी? कुंभा। तो ये कुंभा के बारे में खूब जानकारियां देती। क्या जानकारियां देती? ये कुंभा के ये तो जीत बताती है सारी, विजय अभियान, विक्ट्री कैंपेन, कहां कहां जीत के आया था वो सारी बातें बताती है। ये बताती है कि कुंभा ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, साहित्य, लिटरेचर। ये बताती है कुंभा ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, टाइटल्स। तो इस प्रशस्ति से क्या क्या जानकारी मिलती है? देखो, कुंभा के विजय अभियान, कुंभा का साहित्य, कुंभा की, देखो इस प्रशस्ति से दिस यूलॉजी, इस प्रशस्ति से दिस यूलॉजी, कुंभा के विजय अभियान, साहित्य तथा उपाधियों की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विक्ट्री कैंपेन्स, लिटरेचर एंड टाइटल्स ऑफ कुंभा। कुंभा के विजय अभियान, साहित्य तथा उपाधियों की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विक्ट्री कैंपेन्स, लिटरेचर एंड टाइटल्स ऑफ कुंभा। कुंभा के विजय अभियान, साहित्य तथा उपाधियों की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विक्ट्री कैंपेन्स, लिटरेचर एंड टाइटल्स ऑफ कुंभा। कुंभा के विजय अभियान, साहित्य तथा उपाधियों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। कौन सी प्रशस्ति से? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। ठीक है, ये तो कीर्ति स्तंभ की बात होगी मोटी मोटी। ये बात टूट गया था, ऊपर बिजली बिजली गिर गई थी तो टूट गया था। फिर महाराणा स्वरूप सिंह थे यहाँ पे। कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका करवाया था पुनर्निर्माण। क्या करवाया था? लिख लो, महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह रीबिल्ट इट। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह रीबिल्ट इट। किसने पुनर्निर्माण करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह रीबिल्ट इट। अभी हालांकि कोरोना में वो टूटा था, कोरोना में वापस बिजली गिर गई थी, इस बार वापस पुनर्निर्माण करवाया महाराणा अशोक गहलोत ने। अब तो महाराणा यही है भाई, देखो है ना, अब तो राजा यही है, तो अब इन्होंने करवा दिया था। अपने पहले बड़ा याद रखना। अच्छा, अपने राजस्थान के इतिहासकार वे जमस्टोड, जमस्टोड वे जमस्टोड कहते हैं भाई साहब। ऐसी इमारत मैंने दिल्ली में देखी है, पर ये उससे भी अच्छी है। दिल्ली वाली इमारत कौन सी? कुतुब में। तो जमस्टोड इसकी तुलना किसके साथ करता है? किसके साथ? ऐसे एक राइटर और वे, उनका नाम है फर्ग्यूसन। क्या नाम राइटर का? और फर्ग्यूसन कहता है कि मैंने ऐसा एक टावर और देखा, वो रोम के अंदर है, टार्जन टावर। कौन सा टावर है? टार्जन टावर कहां पर है? तो फर्ग्यूसन तो तुलना किससे करता है? रोम के टार्जन टावर। जमस्टोड इसकी तुलना किससे करता है? लिखो, जमस्टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। जमस्टोड कंपेयर्ड इट टू कुतुब मीनार। जमस्टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। जमस्टोड कंपेयर्ड इट टू कुतुब मीनार। जमस्टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। जमस्टोड कंपेयर्ड इट टू कुतुब मीनार। तथा फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। एंड फर्ग्यूसन कंपेयर्ड इट टू टार्जन टावर ऑफ रोम। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। एंड फर्ग्यूसन कंपेयर्ड इट टू टार्जन टावर ऑफ रोम। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। जब अपना देश आजाद हो गया था तो इस पे डाक टिकट जारी किया गया। क्या जारी किया गया? डाक टिकट समझते हो ना आप, है ना? पहले लेटर वगैरह भेजते तो उनके ऊपर डाक टिकट लगाए जाते, पोस्टल स्टैंप। क्या लगाए जाते? तो लेटर वगैरह भेजते उनके ऊपर डाक टिकट चिपकाने पड़ते थे। अच्छा, डाक टिकट पे अलग अलग फोटो बने होते। जैसे कोई डाक टिकट बना हुआ है ताजमहल, किसी बने हुए हैं गांधी जी, किसी बने हुए रविंद्रनाथ टैगोर, किसी बना रखे महाराणा प्रताप। जिसकी फोटो बनी हुई उसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है। राजस्थान की पहली बिल्डिंग जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था वो विजय स्तंभ। कौन सी थी? 1949 में, जब ही शुरुआत में कर दिया था। अपने सन वगैरह याद नहीं रखना, अपने इतना याद रखना कि राजस्थान की पहली बिल्डिंग इस पर डाक टिकट जारी हुआ कौन सी थी? तो यह राजस्थान की पहली इमारत थी। इट वॉज फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की पहली इमारत थी। इट वॉज फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ राजस्थान।
यह राजस्थान की पहली इमारत थी। इट वॉज फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ राजस्थान, जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। ऑन विच पोस्टल स्टैम्प वॉज इश्यूड, जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। ऑन विच पोस्टल स्टैम्प वॉज इश्यूड, जिस पर क्या जारी किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। आप कभी अपने पुलिस वालों के देखेंगे तो उनके यहाँ पर विजय स्तंभ लगा है ना। आप राजस्थान बोर्ड की कोई भी बुक देखेंगे उनके ऊपर भी क्या है? विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ लोगो है अपने राजस्थान की पुलिस का और राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी का, और राजस्थान पुलिस का लोगो क्या है? विजय स्तंभ। लिख लो प्रतीक चिन्ह लोगो। प्रतीक चिन्ह लोगो किस किस का? लिख लो राजस्थान पुलिस पूरा लिखना आपको, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान पुलिस और राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। किस किस का प्रतीक चिन्ह बताओ देखे? ये तो राजस्थान पुलिस, दूसरा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आगे आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे ना, तो मॉडर्न इंडिया में एक बंदे का नाम पढ़ोगे, वीर सावरकर। नाम सुना है कभी? वीर सावरकर नाम करके अपने क्रांतिकारी हुए। उन्होंने महाराष्ट्र में एक संगठन बनाया था, अभिनव भारत। कौन सा संगठन था? कहां पे बनाया गया? महाराष्ट्र में अभिनव भारत नाम का संगठन है। उसका प्रतीक चिन्ह भी हमारा विजय स्तंभ है। ये बड़ी बात है। आजादी से पहले महाराष्ट्र का एक संगठन है अभिनव भारत, और उसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया चित्तौड़ का कौन सा? विजय स्तंभ। लिखो अभिनव भारत। अभिनव का मतलब होता है नया। अभिनव का मतलब क्या था? हम नया भारत बनाएंगे, अंग्रेजों का राज खत्म करेंगे। अभिनव भारत लिख लो कोष्टक में। वीर सावरकर का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीर सावरकर, ताकि मॉडर्न पढ़ोगे तब दोबारा याद रहेगा आप। वीर सावरकर का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीर सावरकर। किसका संगठन है? कौन सा? तो किस किस का प्रतीक चिन्ह आप बताओ देखिए? राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव भारत। इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? विजय स्तंभ का दो, या क्या का दो? कीर्ति। कौन से किले में? चित्तौड़। चित्तौड़ के किले के अंदर एक बनी बिल्डिंग बनी हुई है जिसका नाम क्या है? एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग का नाम क्या है? विजय स्तंभ। या इसी बिल्डिंग का एक नाम और है कीर्ति स्तंभ। क्या नाम है? कितने मंजिल की है? किसको डेडिकेट है? भगवान विष्णु। किसको डेडिकेट है? किसने बनवाई? किसने बनवाई? इसे थोड़ा सा आगे चलते ही चित्तौड़ के किले में एक ऐसा कैसा टावर और बना हुआ है, इसका नाम भी कीर्ति स्तंभ है। इसका नाम भी क्या है? ये 7 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? एक जैनों के व्यापारी थे जिनका नाम था जीजा साहब बघेरवाल। क्या नाम था? कौन है जीजा साहब बघेरवाल? एक जैन व्यापारी, उन्होंने बनवाई थी। जैनों के पहले भगवान जी कौन है? ऋषभ देव का तो आदिनाथ जी। तो ये आदिनाथ जी को डेडिकेट है। किसको डेडिकेट है? इसलिए नाम पड़ गया आदिनाथ स्तंभ। क्या नाम पड़ गया? चित्तौड़ के किले में 2 कीर्ति स्तंभ है। एक कीर्ति स्तंभ कुंभा ने बनवाया, एक कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? जीजासा बघेरवाल। एक कीर्ति स्तंभ 9 मंजिल का है, दूसरे वाला 7 में। ये कीर्ति स्तंभ विष्णु को समर्पित है। ये किसको है? आदिनाथ। ये विष्णु को समर्पित है इसलिए बोलते हैं विष्णु ध्वज। ये आदिनाथ जी को समर्पित है इसलिए क्या बोलते हैं? आदिनाथ टावर। ये आदिनाथ स्तंभ कहा जाता है। याद रहेगी बात है। ये बहुत कुंभावली से बहुत पुराना था। ये 12वीं शताब्दी का है। कब का है? उस समय यहां पर एक राजा हुआ करते कुमार सिंह। कौन राजा थे? तो बना तो कुमार सिंह के शासन काल में था, लेकिन बनवाने वाला कौन था? जीजासा बघेरवाल। कौन है जीजासा बघेरवाल? कौन है? एक जैन व्यापारी। एक नीचे हेडिंग और डालो कीर्ति स्तंभ, एक और लिखो नीचे अलग से हेडिंग डालो कीर्ति स्तंभ, कीर्ति टावर। कीर्ति कैसे लिखते हैं? सही लिखो कीर्ति स्तंभ। आगे लिखो 12वीं शताब्दी में, इन 12th सेंचुरी एडी, 12वीं शताब्दी ईस्वी में, इन 12th सेंचुरी एडी, कुमार सिंह के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ कुमार सिंह। नाम याद रखना, आगे काम आएगा वापस ही।
कुमार सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ कुमार सिंह, कुमार सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ कुमार सिंह, जैन व्यापारी, जैन मर्चेंट, जैन व्यापारी, जैन मर्चेंट, जीजा साहब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। जीजा साहब बघेरवाल बिल्ट इट, जीजा साहब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। जीजा साहब बघेरवाल बिल्ट इट। जीजा साहब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। जीजा साहब बघेरवाल बिल्ट इट। यह एक 7 मंजिला इमारत है। इट इज ए 7 फ्लोर बिल्डिंग। यह एक 7 मंजिला इमारत है। इट इज ए 7 फ्लोर बिल्डिंग। चित्तौड़ के किले में है ना। यह एक 7 मंजिला इमारत है। इट इज ए 7 फ्लोर बिल्डिंग। जो कि भगवान आदिनाथ को समर्पित है, विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड आदिनाथ। आदिनाथ जैनों के पहले भगवान है ना। आदि मतलब पहले और नाथ मतलब भगवान, जो कि भगवान आदिनाथ को समर्पित है, विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड आदिनाथ, विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड आदिनाथ। अतः इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आदिनाथ टावर। अतः इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आदिनाथ टावर। अतः इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आदिनाथ टावर। बॉक्स में बंद करो इसको, याद रहना चाहिए अलग अलग। चित्तौड़ के किले में कितने कीर्ति स्तंभ है? 2। एक कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? कुंभा। दूसरा किसने बनवाया? कुंभा वाला। कितना मंजिल का? दूसरे वाला। कुंभा वाला किसको डेडिकेट? दूसरे वाला किसको डेडिकेट? याद रह जाएगी दोनों बातें। तो अलग अलग है ना, वरना कई बार क्या मैं जब कहता हूँ विजय स्तंभ का नाम कीर्ति स्तंभ है तो कोई बच्चे खड़े होते कहते नहीं सर ये अलग है, गलत नहीं लिखवा सकते आप। पर आप अपने ध्यान रखना गलत नहीं है, दोनों के नाम ही क्या है? कीर्ति स्तंभ। इसको भी कीर्ति स्तंभ कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ। अब सुनो देखो, मेवाड़ में एक राइटर बैठे हूं, राइटर का नाम है कवि राजा श्यामल दास जी। क्या नाम है? कवि राजा श्यामल दास जी। कवि राजा श्यामल दास जी ने एक बुक लिखी वीर विनोद। कौन सी बुक लिखी? मेवाड़ की हिस्ट्री लिखी वीर विनोद के अंदर। वीर विनोद के अंदर कवि राजा श्यामल दास जी लिखते हैं कि हमारे मेवाड़ में टोटल 84 किले हैं। कितने किले? इसमें 32 अकेला कुंभा बनवा के गया। कुंभा ने कितने में से कितने किले बनवाए? 84 में से 32। ऐसा कौन बताता है? कवि राजा श्यामल दास। अपनी कौन सी किताब में? नीचे एक लाइन चेंज करके लिखो। कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक वीर विनोद ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी, कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार अकॉर्डिंग टू बुक वीर विनोद ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी, कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया था। कुंभा बिल्ट 32 फोर्ट्स आउट ऑफ 84 ऑफ मेवाड़। कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया था। कुंभा बिल्ट 32 फोर्ट्स आउट ऑफ 84 ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया था। कुंभा बिल्ट 32 फोर्ट्स आउट ऑफ 84 ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के 84 में से कितने किले बनवाए थे? 32। किसने बनवाए? कुंभा। ऐसा कौन कहता है? अपने कौन सी बुक में कौन कौन से किले थे अपना लिख लेते हैं। 1 नंबर लगा के लिखो, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहां पड़ता है? ऐसा कहते हैं किला तो बहुत पुराना है। मौर्यों का एक राजा हुआ था संप्रति। कौन हुआ था? तो कोई संप्रति कभी ये किला बना। अशोक का नाम सुना? अशोक, मौर्यों का। अशोक का पोता था, उस पोते का नाम था संप्रति। क्या नाम था? तो यार किला तो संप्रति का था,
लेकिन वो किला टूट फूट गया होगा यार। मौर्य का काल का अशोक का पोता कब आ गया था? ईसा पूर्व 200 के अंदर ही आ गया था। अब कुंभा का टाइम चल रहा है 1400 समथिंग, मतलब 1600 साल पुराना किला, तब तक टूट टाट गया होगा। तो दोबारा अपने आज जो देखते हैं ये किसका बनाया हुआ? बाद में कुंभा। कुंभा की एक रानी थी, उसका नाम था कुंभल देवी। क्या नाम था? इसलिए गढ़ का नाम क्या रखा गया? याद रहेगी बात है, लिखो। यह किला मौर्य सम्राट संप्रति ने बनवाया था। दिस फोर्ट वॉज बिल्ट बाई मौर्य किंग संप्रति। यह किला मौर्य सम्राट संप्रति ने बनवाया था। दिस फोर्ट वॉज बिल्ट बाई मौर्य किंग संप्रति। मौर्य सम्राट संप्रति ने बनवाया था। लेकिन कालांतर में, बट लेटर ऑन, कुंभा इसका दोबारा निर्माण करवाता है। कुंभा बिल्ट इट अगेन। कुंभा इसका दोबारा निर्माण करवाता है। कुंभा बिल्ट इट अगेन। कुंभा दोबारा इसका निर्माण करवाता है। कुंभा बिल्ट इट अगेन। अच्छा, कुंभा ने किला यहां पर इसलिए दोबारा बनवाया कि कुंभा के पास मेवाड़ तो था। कुंभा ने 1453 में आवड़ बावड़ की संधि जब तक नहीं होगी थी, कहां पर कब्जा कर रखा था? मारवाड़। तो एक ऐसी जगह पे किला चाहिए था जहां से मेवाड़ भी कंट्रोल हो जाए। क्या कंट्रोल हो जाए? मारवाड़। तो ये मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी है कि मेवाड़ और मारवाड़ दोनों का कोई सिक्योरिटी गार्ड के रूप में देखभाल कर सकता है। तो कौन सा है? कुंभलगढ़। यदि आप कुंभलगढ़ पे कब्जा रखते हो तो मेवाड़ को भी कंट्रोल में रख सकते हो। और किसको रख सकते हो? मार। देखो, इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वॉचमैन ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। यहां से वॉच कर सकते हो आप। इट इज कॉल्ड एज वॉचमैन ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। अच्छा, मेवाड़ वालों की राजधानी कौन सी? चित्तौड़गढ़। पर चित्तौड़गढ़ के साथ एक समस्या है। चित्तौड़गढ़ एक सिंगल पहाड़ी पे बना हुआ किला है। सिंगल पहाड़ी पे बना हुआ किला, तो इसका मतलब यदि किसी ने एक पहाड़ घेर लिया तो किले की सप्लाई बंद। कुंभलगढ़ कई पहाड़ियों पे बन के बनाया हुआ है, तो आप पहाड़ियों को घेर ही नहीं सकते। इसलिए कहा गया कि कल को खुदा ना खास्ता ये लगे कि यार चित्तौड़गढ़ के किले में राजा की पार नहीं पड़ेगी, तो राजा कहां पर आ सकता है? कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। कैसी राजधानी थी? देखो, यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ मेवाड़। कैसी राजधानी थी मेवाड़ की? इसमें सबसे ऊपर ही ऊपर एक जगह बनी हुई थी। इस जगह का नाम था कटारगढ़। क्या नाम था? और यहां कुंभा खुद बैठता था। ये कुंभा का पर्सनल रेजिडेंस हुआ करता। और कहते यहां पे बैठ के पूरा मेवाड़ दिखता था, इसलिए नाम पड़ गया मेवाड़ की आंख। क्या नाम पड़ गया? लिख लो। इसका ऊपरी स्थान कटारगढ़ था। कटारगढ़ है। इट्स हाईएस्ट प्लेस इज कटारगढ़। इसका सबसे ऊपरी स्थान कटारगढ़ है। इट्स हाईएस्ट प्लेस इज कटारगढ़। जो कि कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा। जो कि कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा। जो कि कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आई ऑफ मेवाड़। यहां बैठ के पूरे मेवाड़ पे क्या रख सकते हो? नजर रख सकते हो। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आई ऑफ मेवाड़। वही बात, कोई किला महल माली आप पिलर कुछ ही बनवाएंगे, उनके बाहर क्या लगवाएंगे? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजा मर्जाओं की प्रशंसा होती, क्या कहलाती है? प्रशस्तियां। कुंभलगढ़ के बाहर प्रशस्ति लगेगी, नाम क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी अत्रि भट्ट और महेश भट्ट दो थे। उधर पापा नहीं आए, खाली बेटा आया। आलिया भट्ट वाले पापा ही आए खाली। नाम क्या था? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन है? लिख लो। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक, राइटर ऑफ कुंभलगढ़ यूलॉजी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक, राइटर ऑफ कुंभलगढ़ यूलॉजी, बराबर लिख लो महेश भट्ट। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन थे? महेश भट्ट। अच्छा, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में एक बात अपनी पढ़ी हुई है कि इसमें हमीर को कहा गया था विषम घाटी पंचानन, बताया था। तो ये तो हमीर के बारे में, कुंभा खुद की भी तो तारीफ करवाएगा, तो कुंभा खुद के बारे में दो बातें लिखवाता है। एक तो इसमें कुंभा के बारे में लिखा हुआ है कि कुंभा धर्म एवं पवित्रता का अवतार है। किसका अवतार है?
कुंभा कुल मिला कह रहा है पुनिज भगवान है भाई साहब। अपने क्या कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होगी भगवान अवतार लेते हैं। कुंभा कहता है इस बार ले लिया मैं ही हूं। तो कुंभा किसका अवतार बताया गया, धर्म में हूं। फिर अपने दानवीरता की बात करते हैं, दानवीरता में सबसे बड़ा दानवीर कौन, वे कर्ण, या दानवीर कहते हैं राजा भोज। किसको मानते हैं, कुंभा कहता है उन दोनों के बराबर अकेला हूं मैं। तो कुंभा किसके बराबर दानवीर बताता है खुद को, और किसका अवतार बताता है, लिखो इस प्रशस्ति में, इन दिस यूलॉजी, इस प्रशस्ति में, इन दिस यूलॉजी, कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार, कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार। कुंभा इज रेफर्ड एज इनकारनेशन ऑफ रिलीजन एंड पायसनेस। कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार। कुंभा इज रेफर्ड एज, रेफर किया गया, कुंभा इज रेफर्ड एज इनकारनेशन ऑफ रिलीजन एंड पायसनेस। तथा कर्ण व भोज के समान दानवीर बताया गया है, एंड डोनर लाइक कर्ण एंड भोज। तथा कर्ण एवं भोज के समान दानवीर बताया गया है, एंड डोनर लाइक कर्ण एंड भोज। तथा कर्ण व भोज के समान दानवीर बताया गया है, एंड डोनर लाइक कर्ण एंड भोज। कर्ण और भोज के समान क्या बताया गया, किसको, दूसरा लिखो भाई, अचलगढ़। अचलगढ़ सिरोही में, अचलगढ़ कहां पे, पुराना किला था अचलगढ़ का, परमारों के पास में किला था, परमारों का किला था, परमारों से आ गया था देवड़ाओं के पास। तो सिरोही के परमार थे पहले, इधर आबू में परमार थे, बाद में आबू पे कौन कब्जा कर गए थे, देवड़ा। फिर कल मैं बता रहा था कि सिरोही के कई भूभाग पर किसने कब्जा कर लिया था, कुंभा। जब कुंभा ने कब्जा किया तो उसने अचलगढ़ का पुनर्निर्माण करवाया, पहले से बना हुआ था दोबारा बनवाता, कौन से किले को, अचलगढ़। 1452 की बात है, लिखो 1452 ईस्वी, सिरोही डिस्ट्रिक्ट सिरोही लिख लेना, कोमलगढ़ राजसमंद में सिरोही, 1452 ईस्वी में, 1452 एडी कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, कुंभा रीबिल्ट इट। कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, कुंभा रीबिल्ट इट। कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इस किले में कुंभा और कुंभा का एक बेटा हुआ था उद्दा, क्या नाम था, इन दोनों की मूर्तियां हैं, देखो इस किले में कुंभा तथा उसके बेटे उद्दा की मूर्ति लगी हुई है। स्टैच्यूज ऑफ कुंभा एंड हिज सन उद्दा इज लोकेटेड इन दिस फोर्ट। इस किले में कुंभा तथा उसके बेटे उद्दा की मूर्ति लगी हुई है। स्टैच्यूज ऑफ कुंभा एंड हिज सन उद्दा इज आर लोकेटेड इन दिस फोर्ट, आर लोकेटेड इन दिस फोर्ट। कुंभा और उसके कौन से बेटे की, और इन मूर्तियों को बोलते हैं सावन भादो। क्या बोलते हैं, देख लो, जिन्हें सावन भादो कहा जाता है, विच आर कॉल्ड एज सावन भादो। जिन्हें सावन भादो कहा जाता है, विच आर कॉल्ड एज सावन भादो। जिन्हें क्या कहा जाता है, दो सवाल बनते हैं, एक ये सवाल बनेगा अचलगढ़ किले में किसकी मूर्तियां लगी हुई है, कुंभा और उद्दा, इन मूर्तियों को क्या कहा जाता है। क्या सवाल ये बनेगी, सावन भादो नामक मूर्तियां जो कि कुंभा और उद्दा के कौन से किले में लगी हुई। अच्छा, सिरोही के अंदर उसने एक किला और बनवाया, बसंतगढ़। कौन सा बनवाया, लिख लो बसंतगढ़। याद आया बसंतगढ़ कुछ, जहां से हमें चावड़ा वंश की जानकारी मिलती है, पढ़ते हैं अपने। उसी बसंतगढ़ से बाद में कुछ वो लाहिणी देवी जो थी यहाँ पे सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी का क्या करवाती है, पुनर्निर्माण। और इसी बसंतगढ़ से कुछ व्यापारी जावर माता की तरफ चले गए, जिसकी जानकारी सामोली वाला भी लिख देता, बताई थी मैंने ये बात। बसंतगढ़, बसंतगढ़ भी कहां पर है, सिरोही में एक किला और है, मचान। कौन सा किला है, मचान। यहाँ के मचान वाले इस इलाके के अंदर एक जनजाति रहती थी, उस जनजाति का नाम था मेर। कौन सी जनजाति थी, कहते मेर लूटपाट का काम किया करते। तो जनता राजा के पास गई, राजा हम तुम्हें टैक्स देते हैं, तुम्हारा काम क्या है, रक्षा करूंगा। तो कर रक्षा, किससे, तो ये मेर लूटपाट करते हैं। तो मेरों पर कंट्रोल करने के लिए जो किला बनाया गया, वो किला कौन सा था, मेरों के इलाके में किला बना दिया। किले का मतलब था यहाँ सेना रहेगी, किले अपने मिलिट्री कैंप हुआ करते थे, किला बना दिया, अब यहाँ सेना रहेगी, और यदि आसपास में लूटपाट होती है तो सेना क्या करेगी, रक्षा। देख लो,
मेरों पर नियंत्रण हेतु, इसके आगे लिख लो, टू कंट्रोल मेयर्स, मेरों पर नियंत्रण हेतु, टू कंट्रोल मेयर्स। तो दिन कुछ लोग हो रहा है, उन्होंने कहा राजा यार जनजातियां तो हमें भी परेशान करती है, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? कि हमें परेशान करते हैं भील। कौन करते हैं? भीलों पे नियंत्रण के लिए उदयपुर में एक किला बनाया गया, हुआ भोमट। कौन सा है? तो भोमट उदयपुर के अंदर, एक किला और लिख लो, भोमट। मचान सिरोही, भोमट उदयपुर, और भोमट के आगे लिख लो भीलों पर नियंत्रण हेतु, टू कंट्रोल भील्स। किस पे नियंत्रण के लिए? किस पे? भीलों, भीलों पे नियंत्रण। तो मेरों पर नियंत्रण के लिए कौन सा? मचान। भीलों पे नियंत्रण के लिए सिरोही में 3 किले हैं, कौन कौन से? अचलगढ़, बसंतगढ़, मचान। उदयपुर में कौन सा? भोमट। राजसमंद में कौन सा? कुंभलगढ़। कौन सा था? कुंभलगढ़। याद रहेंगे। कुंभन टोटल कितने में से कितने किले बनवाए? 84 में से कितने बनवाए? 32। अब किले बने तो वहां पे मंदिर भी बनेंगे, लिखो मंदिर। कुंभ मंदिर कौन कौन से बनवाता है? टेम्पल्स, कुंभा विष्णु भगवान को खूब मानता है, और विष्णु भगवान को कुंभ स्वामी के नाम से मंदिर बनवाता है। किस नाम से बनवाता है? उसने कहा मेरे स्वामी भगवान विष्णु है भाई। कुंभा ने कहा भाई एक टेम्पल तो ये बना दो अपनी राजधानी में। कुंभा की राजधानी कौन सी है? चित्तौड़गढ़। का एक बना दो संकटकालीन राजधानी में, वो कौन सी है? कुंभलगढ़। और उसने कहा एक यार ये जो किला अभी अभी अपने पुनर्निर्माण करवाया ना, इसमें और बनवा दो। वो किला कौन सा है? अचलगढ़। लिख लो, ऐसे कैसे उतार लो। कौन कौन से बताओ देखिए। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ को सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कभी आपसे, इनमें से कौन से एक स्थान पर कुंभ स्वामी का मंदिर नहीं बना हुआ है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, है ना? इनमें से कहां कहां बना हुआ है? तो कहां कहां बना हुआ है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। कौन से भगवान जी? विष्णु, विष्णु भगवान। कौन से? कुंभा कहता है कुंभा के स्वामी है वो, मेरे स्वामी, इसलिए नाम क्या देता है? कुंभ। कुंभा के कोषाध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष समझ गए? ट्रेजरी जो संभालता है, कोष को जो संभालता है। कुंभा के कोषाध्यक्ष थे वेलका भंडारी। क्या नाम था? वेलका भंडारी। ये एक बार आए कुंभा के पास वेलका भंडारी, और इन्होंने आगे कुंभा को कहा कि राजा जी यारो मैं भी एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। वेलका भंडारी जैन थे। वेलका भंडारी कौन थे? जैन थे। मैं साहब हमारे जैनों का मंदिर बनवाना चाहता हूँ। कुंभा ने कहा कोई बात नहीं, आप बनवा लो। तो वेलका भंडारी चित्तौड़ के किले में एक मंदिर बनवाते हैं, शांतिनाथ जैन मंदिर। सुनना एक बार बात है, कौन सा मंदिर बनाते हैं? कौन सा मंदिर? जैनों के जो 24 भगवान जी है, उनमें एक भगवान जी का नाम क्या है? शांतिनाथ। इन्होंने कहा भाई मैं कौन सा मंदिर बनवा दूंगा? शांति। तो शांतिनाथ जैन टेम्पल बना। इस मंदिर को आजकल एक दूसरा नाम है, उसको हम बोलते हैं श्रृंगार चौरी। कौन सा मंदिर कहते हैं? श्रृंगार चौरी मंदिर। कौन सा मंदिर कहते हैं? कहते हैं भाई कुंभा की कोई बेटी की यहाँ पर शादी की गई थी, शादी में वो फेरे वाला मंडप बनाते हैं, उसको बोलते हैं चौरी। क्या बोलते हैं? तो मंदिर के पास कुंभा की बेटी की चौरी बनी, वहां श्रृंगार हुआ उसका, इसलिए नाम क्या पड़ गया? बाकी श्रृंगार चौरी मंदिर वास्तव में क्या है? शांतिनाथ जैन। कहां पर है? चित्तौड़। किसने बनवाया था? वेलका भंडारी। वेलका भंडारी कौन थे? लिखो, 2 नंबर लगा के लिखो आप तो। शांतिनाथ जैन टेम्पल, या कोष्टक में लिखो श्रृंगार चौरी टेम्पल। शांतिनाथ जैन मंदिर या श्रृंगार चौरी मंदिर। शांतिनाथ जैन मंदिर या श्रृंगार चौरी मंदिर। उतार लिया? मैं बताऊं आगे, वैसे लिख दो। दोनों नाम लिखना, क्या क्या नाम बताओ देखिए। शांतिनाथ जैन मंदिर या श्रृंगार। आगे लिखो। चित्तौड़ में कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने इसका निर्माण करवाया था। इन चित्तौड़ वेलका भंडारी ट्रेजरर ऑफ कुंभा बिल्ट इट।
जो ट्रेजरी संभालता है ना, चित्तौड़ में कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने इसका निर्माण करवाया था। इन चित्तौड़ वेलका भंडारी ट्रेजरर ऑफ कुंभा बिल्ट इट। चित्तौड़ में कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने इसका निर्माण करवाया था। इन चित्तौड़ वेलका भंडारी ट्रेजरर ऑफ कुंभा बिल्ट इट। तो जैनों को पता चला कि यार कुंभा तो मस्त आदमी है, जैनों के मंदिर के लिए भी मना नहीं करता, उल्टा चला के जमीन में भी अपनी तरफ से देता है। एक दिन कुंभा के पास में एक सेठ है, जैनों के सेठ थे, उनका नाम था धरणकसा। क्या नाम था? और धरणकसा है कुंभा के पास का, कुंभा जी यारो मुझे भी मंदिर बनवाने, थोड़ी जमीन दो। देखे कुंभा ने कहा दी भाई 5 बीघा जमीन दे दो सेठ जी को। 5 बीघा नहीं, थोड़ी ज्यादा दो, थोड़े मंदिर ज्यादा बनवाने हैं मुझे, भव्य मंदिर बनवाने। कहा ठीक है 10 दे दो, थोड़ा और ढंग से दे दो। क्या यूं 10 बीघा जमीन दिया तो राजा, और राजा भूपति होता है। क्या होता है? भू का स्वामी, भू मतलब जमीन, पति का मतलब स्वामी, जमीन का स्वामी है। तो राजा ने कहा 50 बीघा दो रहे सर, और थोड़ा सा। तो राजा ने कहा 100 बीघा दे दो। ट्रेजरर ने कहा सर ये थोड़ी सी 1 बीघा कम पड़ रही है, 99 बीघा हो रही है। सेठ जी ने कहा साहब 99 बहुत है। तो सेठ जी कितने बीघा जमीन दी गई? कौन से सेठ जी को? धरणकसा। क्या नाम था? और सेठ होता एक कालजे वाला आदमी था, वहां पे विशाल विशाल मंदिर बनवाता है, जिनको आजकल आप कहते हो रणकपुर के जैन मंदिर। क्या कहते हो? तो रणकपुर के जैन मंदिर किसने बनवाए? कुंभा ने नहीं बनवाए, बनवाए तो किसने? धरणकसा। पर किसके टाइम में बनवाए? कुंभा के टाइम में पढ़ सकते हैं अपने, लिख लो रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन टेम्पल्स। रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन टेम्पल्स। रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर पाली, रणकपुर पाली में लिखना। देखो मैं बताऊं वैसे लिखना, देखो 1439 ईस्वी में, इन 1439 एडी, जैन व्यापारी, जैन मर्चेंट धरणक साहा ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैन मर्चेंट धरणक साहा बिल्ट दिस टेम्पल्स। जैन व्यापारी धरणक साहा ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैन मर्चेंट धरणक साहा बिल्ट दिस टेम्पल्स। खूब सारे मंदिर है ना। धरणक साहा ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। जैन मर्चेंट धरणक साहा बिल्ट दिस टेम्पल्स। धरणक साहा ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। धरणक साहा बिल्ट दिस टेम्पल्स। कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया? इन रणकपुर जैन मंदिर में सबसे अच्छा जो एक मंदिर है उसका नाम है चौमुखा। कौन सा मंदिर है? 4 मुंह वाला मंदिर है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? चौमुखा मंदिर। अंदर मूर्ति लगी हुई है जिसमें आदिनाथ जी की। किसकी मूर्ति है? वो चतुर्मुखी मूर्ति है। चतुर्मुखी मूर्ति, इसलिए नाम क्या पड़ा? इसमें सबसे अच्छा मंदिर कौन सा है? लिखो, इनमें चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। इन विच चौमुखा टेम्पल इज मोस्ट प्रोमिनेंट। इनमें चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। इन विच चौमुखा टेम्पल इज मोस्ट प्रोमिनेंट। इनमें चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। इन विच चौमुखा टेम्पल इज मोस्ट प्रोमिनेंट। इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति लगी हुई है। आइडल ऑफ लॉर्ड आदिनाथ इज लोकेटेड हियर, लोकेटेड इन इट। इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति लगी हुई है। आइडल ऑफ लॉर्ड आदिनाथ, आदिनाथ जी समझ गए? भगवान आदिनाथ की मूर्ति लगी हुई है। आइडल ऑफ लॉर्ड आदिनाथ इज लोकेटेड इन इट। कौन से भगवान की मूर्ति लगी हुई है? आदिनाथ। अब खूब बड़ा मंदिर है, एक ये मंदिर, इसमें पिलर है खूब सारे, जैसे अपने कमरे में पिलर है वैसे पिलर है 1444। कितने पिलर है? लिखो, इस मंदिर में 1444 स्तंभ है। इट हैज 1444 पिलर्स। इस मंदिर में 1444 स्तंभ है। इट हैज 1444 पिलर्स। इस मंदिर में 1444 स्तंभ है। जैसे विजय स्तंभ में मूर्तियां खूब सारी है तो हम क्या कहते हैं? मूर्तियों का अजायब घर। स्तंभ खूब सारे है तो स्तंभों का अजायब। देख लो, इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड म्यूजियम ऑफ पिलर्स। इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज म्यूजियम ऑफ पिलर्स। क्या कहा जाता है इसको?
मूर्तियों का, सॉरी स्तंभों का। अच्छा, अब इतना अच्छा मंदिर, फिर इसका वास्तुकार कौन था उसका नाम याद करें तो वास्तुकार था देपाक। क्या नाम था इस मंदिर का? आर्किटेक्ट कौन था? लिख लो, देपाक इस मंदिर का वास्तुकार था। देपाक वॉज आर्किटेक्ट ऑफ दिस टेम्पल। देपाक इस मंदिर का वास्तुकार था। देपाक वॉज आर्किटेक्ट ऑफ दिस टेम्पल। कौन से मंदिर का? चौमुखा। कौन से मंदिर का? चौमुखा, जो कि कौन से भगवान जी का है? कितने पिलर है? 1444। कहां पर बना हुआ है? रणकपुर। कहां पे? अपने राजस्थान में दो जगह जैनों के मंदिरों के लिए फेमस है, एक तो आबू, आबू देलवाड़ा, और दूसरा कौन सा आपका? रणक। आबू वाले में हमने दो मंदिर पढ़े, आदिनाथ मंदिर और नेमिनाथ मंदिर। आदिनाथ मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया और नेमिनाथ मंदिर का निर्माण वस्तुपाल और तेजपाल ने करवाया। यहाँ रणकपुर वाले जैन मंदिर कौन बनवा रहा है? रणक। कौन बनवा रहा है? याद रहेंगे? लास्ट में मंदिर पढ़ाऊंगा तो मैं पूछूंगा, वापस बता दोगे? ये भाई कुंभा के टाइम के मंदिर। कुंभ स्वामी के मंदिर कौन से भगवान जी के? विष्णु। कहां कहां पर बनवाए गए? चित्तौड़गढ़, कोम्बलगढ़ और अचलगढ़ के अंदर। आदिनाथ जैन, सॉरी शांतिनाथ जैन मंदिर या श्रृंगार चौरी मंदिर कहां बनाया गया? चित्तौड़। और वो बनवाने वाला कौन था? वेलका भंडारी, जो कि कुंभा का क्या था? और बहुत सारे जैनों के मंदिर कहां बनाए गए? रणकपुर। जो किसने बनवाए? रणकसा। सबसे अच्छा मंदिर कौन सा है? चौमुखा। किसकी मूर्ति है? आदिनाथ जी। पिलर कितने हैं? 1444। इसलिए क्या कहा जाता है? स्तंभों का अजायबघर। और वास्तुकार कौन था? ये कुंभा की स्थापत्य कला। आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे? आर्किटेक्चर में पिलर्स बनवाए उसने, टावर बनवाए जैसे विक्ट्री टावर है। उसके बाद उसने किले बनवाए जो हमने अलग अलग पढ़े। उसके बाद उसने क्या बनवाए? मंदिर। अब लिखो कुंभा का साहित्य, लिटरेचर ऑफ कुंभा। कुंभा का साहित्य, लिटरेचर ऑफ कुंभा। क्या है कुंभा का? मैं कल ही आपको एक बात बता रहा था कि कुंभा वीणा बजाता था। क्या बजाता था? तो कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। संगीत की रुचि रखेगा वही वीणा बजाएगा। लिखो, कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। कुंभा वॉज ए गुड म्यूजिशियन। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। कुंभा वॉज ए गुड म्यूजिशियन। तथा यह वीणा बजाया करता था एंड ही यूज्ड टू प्ले वीणा। तथा यह वीणा बजाया करता था एंड ही यूज्ड टू प्ले वीणा। यूज्ड टू प्ले वीणा। क्या बजाया करता? कुंभा के जो संगीत के गुरु जी थे उनका नाम था सारंग व्यास। क्या नाम था? लिख लो, कुंभा के संगीत गुरु, म्यूजिक टीचर ऑफ कुंभा। म्यूजिक की क्लास कहां ज्वाइन कर रखी थी कुंभा ने? सारंग व्यास सर के पास। इधर कोचिंग जाता था शाम को 1 घंटे 6 से 7। कुंभा के संगीत गुरु कौन है? सारंग व्यास। आप में से भी किसी को म्यूजिक वगैरह आता है? किसी ने म्यूजिक की ट्रेनिंग वगैरह ली है? किसी को नहीं आता? कोई और कोई हॉबी? डांस आता हो किसी? वो भी नहीं आता? पेंटिंग किसी को? वो भी नहीं आता? क्या आता है फिर आप? है? पेंटिंग आती है? चलो ठीक है। लिखो कुम्हा, मेरी बातें सुनना आता है। इसमें आता क्या है? ये तो मैं सुनाऊंगा, जबरदस्ती सुना दूंगा मैं तो। चलो, इसके लिए तो आपने पैसे और दिए, है ना? तो कितने बुरे दिन आए कि बातें सुनने के लिए क्या देने पड़ते हैं? हमारे अच्छे दिन आए हुए। लोग फ्री में नहीं सुने कोई बातें। आप कैसे सुन रहे हो? आप पैसे भी देते हो और फिर क्या सुनते हो? भगवान बचाए भाई रे। कुंभा ने कौन कौन सी किताब लिखी? मैं नाम लिखूं? लिखो, कुंभा की पुस्तक है। यार ऊपर लिखा हुआ, ये खाली नाम नाम में लिख रहा हूं, आप उतार लो।
पहली तीन किताबों के नाम बोलो, देख क्या क्या है। सुधा प्रबंध, कामधुराज रतिसार, हरि वार्तिक। दोबारा बोलो देखे, सुधा प्रबंध, कामधुराज रतिसार, हरि। दोबारा बोलो, सुधा प्रबंध, कामधुराज रतिसार। नीचे वाली चार किताबों में संगीत 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 तो लगाना है। क्या क्या चारों में क्या है? संगीत। नाम से पता चलता संगीत, ज्यादातर ये बुक संगीत की है। कामराज रतिसार छोड़ दो थोड़ी आप, बाकी सारी किताबें किसकी है? संगीत। नीचे वाली चार किताबें संगीत वाली है। सुधा, मीमांसा, दीपिका, राज। क्या क्या नाम है? सुधा, तीन तो लड़कियां हैं, सुधा, मीमांसा, दीपिका। एक कौन है? तो बोलो, देख नाम बोलो। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत। दोबारा बोलो नाम। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत। पहले वाली तीन के बोलो। सुधा प्रबंध, कामधुराज रतिसार, हरि वार्तिक। दोबारा बोलो, सुधा प्रबंध, कामधुराज रतिसार, हरि। नीचे वाली चार बोलो। संगीत क्रम याद रह जाएगी, सातों के सातों एक साथ बोलो देखिए। सुधा प्रबंध, कामधुराज रतिसार, हरि वार्तिक, संगीत सुधा, संगीत संगीत क्रम दीपिका, संगीत। कामधुराज रतिसार जो है ना, ये 9 भागों में। कितने भागों में? कोष्टक में लिख लो, 9 भाग, 9 पार्ट्स। कितने भागों में टीवी है? पर इसमें सबसे खास किताब सबसे लास्ट में जो हमने लिखी है वो है। सबसे लास्ट वाली कौन सी है? संगीत। संगीत राज के भाग है 5। कितने भाग है? लिख लो, संगीत राज के कोष्टक में लिखो 5 भाग। कितने भाग है? इनके मैं नाम लिखवाता हूँ, ये अपने को नाम भी याद करने पड़ेंगे। मैं इधर इंग्लिश वाला मिटा के यही लिख रहा हूँ, आप तो उसके नीचे लिख लेना, मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ। देखो, कौन सी किताब के 5 भाग है? मैं लिख लो एक बार, आप उतार लो, फिर अपने बात कर लेंगे। क्या क्या नाम बोलो देखे। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। कौन सी किताब के भाग है? संगीत राज। कौन सी किताब के? संगीत। बताओ क्या क्या नाम है? पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश। कुंभ आने का पहले तो पढ़ो, पहले तो क्या करो, फिर गाओ, फिर क्या करो, फिर नाचो, फिर बजा बजा के नाचो, रस मिलेगा, मजा आ जाएगा। पहले क्या करना है? पढ़ना। फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? फिर बजा बजा के नाचना। क्या मिलेगा? तो कौन कौन से बताओ देखे। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश। पक्के याद हो जाएगी? एक बार और बोल दो क्या क्या नाम। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश। कौन सी किताब के भाग है? तो एक बार तो सीधा क्वेश्चन यही था, संगीत राज के कितने भाग हैं? कितने? एक बार मुझे याद है ऐसा कोई क्वेश्चन था कि नृत्य रत्न कोश किसके द्वारा लिखी गई है? कुंभा। उसने दिया ही नहीं, संगीत राज नाम ही नहीं दिया, उसने क्या दे दिया बीच में से निकाल के? नृत्य रत्न कोश। तो भी किसकी किताब हो गई? कुंभा की। तो कुंभा की किताबों के नाम बताओ, पहले इधर वाले बताओ। सुधा प्रबंध, कामधुराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत। दोबारा बोलो एक बार। सुधा प्रबंध, कामधुराज रतिसार, हरि वार्तिक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत राज के 5 भाग बोलो। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न। दोबारा बोलो एक बार।
पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश। एक दूसरे को सुनाओ बिना इधर देखे, फटाफट जल्दी सुनो। याद नहीं उसकी शिकायत लगाओगे मेरे को तो। जिसके नहीं है खड़ा हो जा भाई, जिसके नहीं है। बताओ देख, किस किस को याद नहीं है बताओ मेरे को। सबको याद है, इसका मतलब तुम दोस्त अच्छे हो कि तू मेरी शिकायत मत लगा। मैं ऐसा कोई ना कोई तो होगा जिसको याद नहीं हो, मैं खड़ा करके पूछ लूंगा। पक्की बात? कौन बताएगा? किससे पूछूं मैं? इसका चेहरे से चोर लग रहा है, इसको तो पक्का। कौन सुना? लो आप ही सुना दो। इधर ये टी शर्ट वाले भैया ऊपर नीचे होने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे तुम्हारे जो पीछे टी शर्ट में बैठे हैं, तुम्हारे पीछे जो हाथ खड़ा किया तुम्हारे पीछे अरे टी शर्ट तेरे ही है, तू पीछे क्यों देख रहा है? बता कुंभा किताबों के नाम बता। सुधा प्रबंध, हाँ। ऐसे खड़े नहीं होते। हाँ। कामराज, देख देख के बोल, देखी जाएगी अपने। याद नहीं है तेरे को? है कौन था इसका पड़ोसी? किसने सुने तेरे इसे? तुम और खड़े हो, जो पड़ोसी और खड़े हो, तुमने सुने थे इससे? तो इधर वाले पड़ोसी खड़ा कर। पड़ोसी खड़ा हो, खड़ा तो हो। तू सुना दे अपना। हाँ हाँ, अरिवार्तिक, कामराज। मुझे यहाँ दोनों को याद नहीं थे। सिटिंग कर गए दोनों कि तू मेरा मत बता, मैं तेरा नहीं बताता। वैसे या दोनों ने सुना दी थे एक दूसरे को, या सुनाए नहीं थे? ये मरने दे रहे मास्टर, तो यूं ही बोलता रहता है? ठेका थोड़ी लिया सुनाने का अपन। देख देख के बोलो, देख। बैठ जा। संगीत राज के 500 भाग बोल तू। देख के बोल, नहीं याद है तेरे को ऐसे? मैं यार इतना तो चेहरा पड़ता ही हूँ। धोले आ गए मेरे इधर। हाँ। पाठ्य रत्न कोश कौन सा? डायरेक्ट रस रत्न, डायरेक्ट मजा आ गया, रस आ गया। पढ़ने के बाद कौन सा है? गीत, गीत के बाद नृत्य, नृत्य के बाद वाद्य, वाद्य के बाद। शाबाश, बैठ जाओ। बोलो देखिए, आप एक साथ बोलो देखिए कुंभावली किताबें। सुधा प्रबंध, कामराज, रतिसार, हरिवार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका। संगीत राज के 5 भाग बोलो। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश।
याद हो जाएंगे। अब कुंभा ने कहा मैंने खुद ने तो लिख दी, अब दुनिया में और भी लिखी है क्या किसी ने किताब? लोगों ने कहा साहब लिखी है। कहा सबसे अच्छी किताब ला के दो। और संगीत की सबसे अच्छी किताब थी जयदेव की गीत गोविंद। कौन सी थी? जयदेव किताब, जिसका नाम क्या था? कुंभा ने कहा ठीक है मुझे दो, मैं पढ़ूंगा इसको। और अच्छी किताब ला के दो। किताब एक अच्छी बुक है, वो किताब है सारंगधर की संगीत रत्नाकर। क्या नाम है? सारंगधर की संगीत। एक किताब है बाण भट्ट की चंडी शतक। कौन सी किताब है? जयदेव की किताब का नाम गीत गोविंद, सारंगधर की किताब का नाम संगीत रत्नाकर, बाण भट्ट की किताब का नाम। कौन पढ़ने के लिए मंगवाता है? कुंभा ने पढ़ा और कुंभा ने पढ़ा, मजा आ गया यार, जोरदार किताब है। और कुंभा ने कहा मैं तो इंटेलिजेंट बंदा हूं, मैं तो पढ़ गया, 2-2 रात लगी मेरे तो पूरी खत्म कर गया, तुम तो भूंगड़ हो सारे, तुम कैसे पढ़ोगे रे? चलो एक काम करता हूं, मैं इनके शॉर्ट नोट्स बना देता हूं तुम्हें। क्या बना देता हूं? शॉर्ट। बड़ी किताबों के नोट्स होते हैं उनको बोलते हैं टीका। क्या बोलते हैं? नॉर्मल आप एक सब समझ लो कि कोई बड़ी किताब पे कमेंट लिखना। क्या लिखना? भाई मैं कह दूंगी यार ये मैटर है, इस पे मुझे कमेंट लिख के बताओ, तो छोटा ही लिखोगे। ये तो नहीं कमेंट बहुत बड़ा कर दोगे आप, छोटा ही लिखोगे। तो जो छोटी बड़ी किताबों के छोटे रूप होते हैं उनको बोलते हैं कमेंट्री। क्या बोलते हैं? अपने हिंदी वाले कहते हैं टीका। क्या कहते हैं? या ज्यादा अच्छा शब्द मान लो आप, राजा वन वीक सीरीज, उससे तो परिचित हो ना आप। बस तो वो समझ लो आप। मेरे ये नहीं समझ में उसका नाम वन वीक क्यों है? क्यों पढ़नी तो वन नाइट है, तो उसका नाम क्या होना चाहिए? राजा वन नाइट सीरीज, पर उसका नाम क्या कर रखा है? अब देखो पहले बात तो उसका नाम वन वीक, फिर अपने लेके आते हैं उसको एक रात पहले, उसमें भी अपने पूछते हैं इंपॉर्टेंट बता दे। ये इंपॉर्टेंट ही है ना? फिर कोई ना कोई अपने को 5 इंपॉर्टेंट लगा के दे देता है कि ये 5 है। अपने उससे पूछते हैं कि ये पक्के आएंगे, तो वो कहता आए, बोले नहीं आए, लिख के यही आए ना। और भले ही वो आए भले ही वो ना आए, अपने लिख के उसके बावजूद अपने फर्स्ट डिवीजन आती है। भारत की शिक्षा व्यवस्था पे करारा तमाचा ही है कि कैसे नंबर आ जाते हैं। मैं मुझे अभी याद है, मैं शायद कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ, 12th में था शायद, मैं 12th में था, तो 12th या फर्स्ट ईयर में कोई। तो मैं जहां रूम लेके रहते, मैं ऊपर वाले रूम में रहता, नीचे वाले में 2-3 हनुमानगढ़ के भैया रहते, वही मेरे क्लासमेट थे लगभग। उनका सब्जेक्ट अलग, मेरा सब्जेक्ट अलग, मैं साइंस में था, वो आर्ट्स में था। तो मैं खाना खाने के बाद कभी कभी उनके पास जाके बैठ जाता, 10-15 मिनट गल्ले मार के आता ही करता उनके पास में। तो एक दिन मैंने जाके रूम धक्का मारा, तो रूम अंदर से लॉक, मतलब अंदर से लोग, इतनी जल्दी थोड़ी सो गए कोई और हो गया। मैं नॉक किया तो उन भैया ने धीरेश खोला, और धीरेश को लेकर तू ही है क्या? आजा। तो मैं कैसे? अरे क्या कोई गेस्ट आए हुए थे? तो मैं गेस्ट आए हुए क्या यार, रूम तो खुले रखना था। उसने कहा यार थोड़ा गेस्ट शाम को चिल कर रहे हैं थोड़ा, तो पैक वैक ले रहे हैं। गेस्ट साहब बैठे हुए, गेस्ट ले पैक, वो मेरे वाले दोनों तीनों दोस्त बैठे हुए वहां पे, वहीं जाके बैठ गया। गेस्ट ने पूछा ये कौन है? मेरे वाला दोस्त। उनका भाई ये हमारा दोस्त। उनका कि अजो कंपनी तो मैं राम राम, शाकाहारी शुद्ध आदमी यार, सात्विक ऐसी बात ही नहीं करता, मुझे पहले बता था मैं आता ही नहीं। पर आपने यूं बैठे रहे पास में, बैठे रहे, तो मैंने पूछा कि गैस साहब आप कैसे आए हो? मैंने कहा भैया आप यहाँ कैसे आए बीकानेर? तो उन्होंने कहा कल मेरा एग्जाम है एमए का, तो मैं एमए के एग्जाम देने के लिए आया। तो मैंने कहा भैया यार सुबह तो एग्जाम है, शाम को तो दारू पी रहे हो, ऐसे तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा एग्जाम पास करना बहुत सिंपल, एग्जाम पास करने में क्या होता है? मैं कैसे भैया? कि देख बड़े क्वेश्चन आते हैं, कोई क्वेश्चन आए उसको 4 भागों में बांट लो। कौन कौन से? का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, 4 भागों में बांट के लिख दो। तो मुझे लगा यार कितना इजी है मामला, तो 4 भागों में बांटना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, सब क्वेश्चन को ऐसे बांट के लिख लो। बांट के जब लिखते हैं ना, विश्लेषण करते हैं, तो नंबर अच्छे आते हैं। तो मुझे उनके शब्द भी अच्छे लगे, यूं अच्छे लगे यार भैया तो भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भैया बता भी रहे हैं कैसे। अच्छा तो मैं भैया इससे पास हो जाता। उन्होंने कहा मेरे फाइनल है और प्रीवियस के अंदर मेरे परसेंटेज है 62, पास हुआ है ना तेरा भाई, फर्स्ट डिवीजन आई है ना? तो ये इसी प्रकार से बांट के लिखने से आई है। मैं ठीक है। मैंने जाते जाते पूछा उनसे कि भैया आपका सब्जेक्ट क्या है? उन्होंने कहा ज्योग्राफी। सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी में कैसे बांटेंगे यार? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक। फिर भी भैया बांट रहे हैं। नंबर देने वाला नंबर बांट रहा है। तो आपने ये शिक्षा व्यवस्था है यही। जब कुंभा ने कहा कि भाई अपने तो अच्छी अच्छी किताबें लाओ, 3 किताबें ला दी। कौन कौन सी? गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर, चंडी शतक। गीत गोविंद किसकी बुक? जयदेव। संगीत रत्नाकर किसकी? सारंग। चंडी शतक किसकी?
कुंभा ने इन तीनों किताबों के छोटे रूप तैयार किए, कमेंट्री लिखी। क्या लिखी इनकी? जो गीत गोविंद वाली कमेंट्री, इसका कुंभा ने अलग से नाम दिया, रसिक प्रिया। क्या नाम दिया? बाकी दो का तो उसने लिखा ही नहीं, उसने कहा बाकी नोट्स ही है, नोट्स का कोई भी नाम है नहीं। तो गीत गोविंद पे कुंभा द्वारा कौन सी टीका लिखी गई, जिसमें हमीर को क्या कहा गया? वीर राजा। क्या कहा गया? तो कोई पूछेगा रसिक प्रिया कौन सी किताब पे टीका है? गीत गोविंद। गीत गोविंद ओरिजिनली किसकी बुक है? कुंभा ने और कौन कौन सी दो किताबों में टीका लिखी? संगीत रत्नाकर और चंडी शतक। संगीत रत्नाकर किसकी? चंडी शतक किसकी? उतार लो कैसे कैसे, उतार लो। कुंभा की टीकाएं, कमेंट्रीज ऑफ कुंभा। कुंभा की टीकाएं, कमेंट्रीज ऑफ कुंभा। कुंभा की टीकाएं। हाँ भाई, एक तो राजा की स्ट्रेटजी भी होती है भाई। मेवाड़ वैसे भी शक्तिशाली तो हो गया था इन दिनों में, बहुत शक्तिशाली था, गुजरात मालवा उसके आसपास ही नहीं थे। कुंभा नहीं, इसके पहले वाले इसके बाद वालों भी ऐसे ही रहेंगे, आगे सांगा पड़ेंगे। उसने भगा भगा के मारे दिल्ली तक वालों को। तो भाई एक तो चित्तौड़ का किला बहुत मजबूत किला था, जल्दी से दुश्मन आपके किले के अंदर घुस ही नहीं पाएगा। जावर में चांदी वांदी निकलने लगी तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, तो आप सेना बहुत अच्छी बना गए थे, अपनी बड़ी सेना कर गए थे। फिर राजा, राजतंत्र में सबसे अच्छा होता है राजा में लखन होने चाहिए। राजा में लखन है तो छोटी रियासत वाला भी हरा जाएगा, लखन नहीं तो बड़ी रियासत वाला भी खो जाएगा। औरंगजेब तक मुगलों में लखन थे तो पूरे अफगानिस्तान तक जीत रखा था, बाद वालों में नहीं थे, दिल्ली से पालम तक ही नहीं चल रही थी। उतार लिया। तो बताओ, देखिए गीत गोविंद की टीका कौन सी है? रसिक प्रिया। संगीत रत्नाकर किसकी किताब है? सारंगधर। चंडी शतक किसकी है? उन उन टीकाओं के अलग से नाम नहीं दिया ना। कुंभा ने 3 टीकाएं लिखी है, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर, चंडी शतक, पर उनके 2 के अलग से नाम नहीं। एक का अलग से नाम क्या दिया उसने? रसिक। अब लिखो कुंभा के नाटक, ड्रामाज ऑफ कुंभा। अब भाई खूब पंगे करके गया है, आपको खूब दुख देगा। कुंभा के नाटक, ड्रामाज ऑफ कुंभा। मैं नाम लिख रहा हूं नाटकों के, आप उतार लो। क्या क्या नाम है बताओ देखे? अतुल्य चातुरी, चातुरी है ना, तय है भाई। अतुल्य चातुरी, मुरारी संगति, नंदिनी वृति, रस नंदिनी। दोबारा बोलो नाम देखे। अतुल्य चातुरी, मुरारी संगति, नंदिनी वृति, रस। 2 में नंदिनी है, एक नंदिनी वृति है और एक कौन सा है? रस। 2 तो याद हो जाएंगे, कौन कौन सा? नंदिनी वृति, रस। अच्छा, नाटक की तो कोई बड़ी बात नहीं, खूब सारे राजा नाटक लिखे, इनकी लैंग्वेज पकड़ो आप। अतुल्य चातुरी संस्कृत में लिखो, आगे संस्कृत। अतुल्य चातुरी किस में लिखा गया? संस्कृत। कोई बड़ी बात नहीं, उस समय लोगों को संस्कृत आया करती थी तो संस्कृत में लिख ली। अगली कौन सी है? मुरे, ये कन्नड़ में है। कन्नड़, कन्नड़, कर्नाटक वाली कन्नड़। कौन सी भाषा में? अगली कौन सी है? नंदिनी वृत्त, ये मराठी है। पता माझी सटकली, मराठी।
भाई कई लैंग्वेज सीख गया था, पर कुंभा ने कहा भले संस्कृत में लिखवा लो, भले कन्नड़ में लिखवा लो, भले मराठी में लिखवा लो, रस तो खुदवाड़ी में आता है भाई साहब, मजा खुदवाड़ी में आएगा। मेवाड़ की भाषा कौन सी? मेवाड़ी। तो रस नंदिनी किस में है? मेवाड़ी। अशान कशान जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। कौन है मेवाड़ का आप में से? मेवाड़ी खूब सारी हो रही। अशान कशान ऐसे ही बोलते हैं या नहीं बोलते? वैसे बोलते हैं। वो मेरे एक दोस्त हंसते रहते हैं कि वो ईशान किशन ने दोहरा शतक बनाया, जो कि मेवाड़ी करेंगे ईशान किशन मेवाड़ का है, कि कैसे कि वो उसका नाम ही अशान कशान है। ना तो चार नाटक बताओ कौन कौन से? अतुल्य चातुरी। रस नंदिनी कौन सी भाषा में? रस तो मेवाड़ी में आएगा। नंदिनी वृत्ति किसमें? मराठी में। मुरारी संगति। अतुल्य चातुरी। चतुर लोगों की भाषा कौन सी? संस्कृत। तो अतुल्य चातुरी किसमें? ये कुंभा के नाटक, कुंभा की टिकाएं, कुंभा की किताबें याद रहेगी। अब लिखो दरबारी विद्वान। कुंभा के दरबार में जो थे वो क्या क्या लिख रहे थे? दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। दरबारी विद्वान। पहले बंदे का नाम लिखो, कान्हा व्यास। और कान्हा व्यास का राइटर लिखो एकलिंग महात्म। एकलिंग महात्म्य। क्या हुआ? कान्हा व्यास। कान्हा व्यास और एकलिंग महात्म्य में आदमी कौन और किताब कौन है? अल्लाह रहम करे। तौबा तौबा तौबा, कयामत आने वाली है अब, जल्दी परले होगी मैडम। एकलिंग महात्म में तो है आदमी और कान्हा व्यास है किताब। तुमने ऐसे ही कहा था ना। ये दोनों लड़ हो रही है कि मैंने यही कहा था। कान्हा व्यास आदमी है, एकलिंग महात्म में किताब है। भाई कान्हा कान्हा आदमी का नाम होता है ना। व्यास व्यास सरनेम नहीं दे सुना कभी? हाँ एकलिंग, एकलिंग पर किताब। तो एकलिंग महात्म में शिव जी का महत्व है। एकलिंग महात्म सात। हाँ मैं नो बोल गया क्या? सात लिखो, सात। मैं गलती से बोल गया हूँ। सात कामराज रतिसार में लिखो, सात भाग। पीछे लिखी ना कामराज रतिसार, सात कर लेना। सात भाग। पर भाग भाग तो याद मत करना बोले, ये याद रखना आपने। जो इसके संगीत राज वाले, संगीत राज कितने हैं? पांच। अच्छा कन्या व्यास की किताब कौन सी है? अच्छा कुंभा की भर भर के तारीफें इसमें। कुंभा के बारे में लिखा है, कुंभा को वेद भी आते हैं, पुराण भी आते हैं, उपनिषद भी आते हैं, मीमांसा आती है, सांख्य आता है, दर्शन आता है, वैशेषिक आता है, योग आता है। सब कुछ भारत में जितने सब्जेक्ट है वो अकेले किसको आते हैं? और कुंभा की किताब कुंभा जी को लाके दिखाई, कुंभा जी देखो कैसी है। कुंभा जी ने कहा बाकी ठीक है, पर शुरुआत अच्छी नहीं की यार। शुरुआत में क्या लिख रखा है ऐसे? तो क्या उसने कहा सर मैं चेंज कर देता हूँ। कन्या व्यास ने कहा नहीं तेरे से नहीं होगा, मैं कर दूंगा चेंज। तो इसका पहला भाग कुंभा लिखता है, उसका नाम है राजवर्णन। क्या नाम है? राजा ने खुद ने वर्णन किया इसलिए नाम क्या पड़ गया? राज। लिखो इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है। इट्स फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इज राजवर्णन। इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है। इट्स फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इज राजवर्णन। इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है। इट्स फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इज राजवर्णन, जो कि कुंभा द्वारा लिखा गया था। जो कि कुंभा द्वारा लिखा गया था, विच वॉज रिटन बाय कुंभा। जो कि कुंभा द्वारा राजा ने वर्णन किया इसलिए नाम क्या पड़ गया? राजवर्णन। विच वॉज रिटन बाय कुंभा। किसके द्वारा लिखा गया था? कुंभा। दूसरे बंदे का नाम लिखो मेहाजी। क्या नाम बंदे का? और मेहाजी की बुक का नाम है तीर्थमाला। क्या नाम बुक का? तीर्थमाला। तीर्थमाला किसकी किताब है? मेहाजी। मेहाजी संत टाइप के आदमी थे, इधर उधर घूमते रहते। कई दिन कुंभा को दिखे नहीं तो कुंभा ने दिन पूछा अरे मेहाजी कहाँ एबसेंट थे भाई, आए नहीं आप, महीने भर हो गया। मेहाजी ने कहा साहब मैं तो मंदिरों के दर्शन करने के लिए गया था। बताओ कहाँ कहाँ जा गए? जब मैं वो कुंभलगढ़ गया था। क्या देख के? सर आपने जो कुंभ स्वामी का मंदिर बनाया, थू थू थू,
मजा आ गया अब जोरदार। और कहां जाके कि वो साहब रणकपुर जैन मंदिर देख के आया था और बाणियों ने क्या पैसा लगाया, धरणक शाह ने पैसा बहा दिया साहब एकदम वहां। और कहां जाके थे, उनका शर्मा आगे उधर गया था, अरे रुको ऐसे कितनी जगह जाके थे, 120 कितने तीर्थ यात्रा की। तो कुंभा ने कहा फिर सुनाओ मत, नोट्स लिख के दिखाओ। वो जो मेहाजी ने तीर्थों पे नोट्स तैयार किए उसका नाम क्या है, इसमें कितने तीर्थों की जानकारी लिख लो। 120 तीर्थों की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट 120 पिलग्रिम्स। 120 तीर्थों की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट 120 पिलग्रिम्स। कितने तीर्थों की जानकारी है, 100। अगले राइटर का नाम लिखो, मंडन। क्या नाम राइटर का, मंडन। वैसे तो आपके कुंभलगढ़ का वास्तुकार था, किसका वास्तुकार था, कुंभलगढ़ का किला पड़ा, कुंभलगढ़ का जो वास्तुकार था वो कौन था, लिख लो। यह है कुंभलगढ़ का वास्तुकार था, ही वॉज आर्किटेक्ट ऑफ कुंभलगढ़। यह है कुंभलगढ़ का वास्तुकार था, ही वॉज आर्किटेक्ट ऑफ कुंभलगढ़। यह क्या था, कुंभलगढ़ का वास्तुकार। दिन में बेचारा सारे दिन कुंभलगढ़ बनाता, मकान बनाता। कुंभा ने कहा शाम को नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, वास्तु में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, मकान कैसे कैसे बनता है, इनके नोट्स तैयार कर किए बेचारे ने, क्या करे, किताबों के नाम लिखो इसके। इसने कहा मैं हूं वास्तुकार, इसलिए किताब लिखूंगा वास्तुसार। कौन सी लिख दूंगा मैं बता दूंगा, वास्तु में कोई सार नहीं है, दिन में काम करो, रात को नोट्स तैयार करो भाई साहब। उसने कहा एक किताब लिखी जिसमें बताया उसने कि देवताओं की मूर्तियां कैसे बनती है, तो किताब का नाम था देव मूर्ति प्रकरण। क्या नाम था बुक का, देव मूर्ति प्रकरण। उसने कहा राजाओं के महल कैसे बनते हैं ये भी बता दूंगा मैं, एक बुक का नाम लिखा राजवल्लभ। क्या क्या किताबें नाम बताओ देखिए, वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ। दोबारा नाम बोलो, वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण। किसकी किताब है, क्या क्या नाम है, वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण। अब मंडन ऐसी 36 किताबें लिखी, पर बाकी सारी किताबों के नाम के पीछे उसने लिख दिया मंडन। क्या लिख दिया, वास्तु मंडन, रूप मंडन, कोदंड मंडन, वैद्य मंडन, रूपावतार मंडन, ऐसे सबके पीछे क्या लगा गया, मंडन। मेरे जैसे मास्टर ने पढ़ाया और उसने पढ़ा कि बच्चों याद रखनी है, मंडन की 3 किताबों के नाम याद रखने, कौन कौन सी, वास्तु सार, देवमूर्ति प्रकरण, ये 3 के नाम याद रख लेना, बाकी सबके नाम के पीछे क्या है, मंडन। और वो तुमसे कौन पूछे, तुमसे पूछ लिया कि वास्तु मंडन किसने लिखी, तो तुम उसमें तो ये करोगे नहीं कि मंडन ने नहीं लिखी। भाई क्वेश्चन आ जाए वास्तु मंडन किसने लिखी, ऑप्शन आ जाए कन्या व्यास, मेहाजी, मंडन और कुंभा, तो तुम सोचोगे कि यार मंडन ने तो नहीं लिखी होगी, क्योंकि मंडन ने वास्तु मंडन लिखी थी फिर तो पूछता ही क्यों। इसका मतलब कोई ना कोई लॉजिक है, और कोई ना कोई लॉजिक है तो फिर सर ने कहा था कुंभा खुद भी नोट्स बनाता, ये कौन है कुंभा। ऐसे थोड़ी करोगे, नहीं करोगे, हाँ नहीं नहीं, पेपर में से करता है बंदा, यहां नहीं करता, पेपर में से करता है। मुझे याद है हमारे 2012 के प्री था, उसमें क्वेश्चन आया सोमनाथ का मंदिर कौन से भगवान जी का है, कौन सा मंदिर, हर कोई बता दे यार, सोमनाथ का मंदिर शिव जी का। सोमनाथ, सोमवार को व्रत किसका करते हैं, शिव। मेरे एक रूममेट वो उसमें करके विष्णु। तो मैंने कहा यार क्यों किया आपने इसमें विष्णु, तो उन्होंने कहा यार पहले मैंने जैसे देखा मैंने शिव पे टिक लगाया, फिर जब मैं भर रहा था ना गोला तब मुझे लगा यार इतना इजी होता तो आरपीसी पूछती क्यों यदि आरपीसी ने पूछा इसका मतलब कोई ना कोई लॉजिक है, और कोई ना कोई लॉजिक है इसका मतलब शिव जी का नहीं, शिव जी का नहीं, फिर दूसरे बड़े देवता कौन बचे, विष्णु। तो मैं क्या करके आ गया, हालांकि जब मैं भर रहा था तो भी मुझे लग रहा था कि है तो शिव जी का लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल से आवाज आ रही थी कि न है इतना इजी आरपीसी, तो मैं क्या करके आ गया इसमें, ऐसी गलती नहीं करनी। हमेशा एग्जाम का सीधा सीधा रूल है, प्रथम दृष्टया देखते ही सबसे पहले जिस आंसर पर आपकी निगाह गई है जो आपके दिमाग में है वो आंसर है। 99.99% यदि दिमाग रेस्पॉन्स कर रहा है इसका मतलब वो पहले आपका देखा सुना पढ़ा तभी दिमाग ने रेस्पॉन्स किया, वरना करेगा ही नहीं। सबसे पहले देखते ही जो आंसर दिखाई दे रहा है उसके सही होने की संभावना सबसे अधिक है। पर स्टूडेंट क्या करता है, उस पर सोच लेता है थोड़ा, जब सोच लेता है तो फिर दिमाग होता है बंद, पर आवाजें आती है दिल से। कहां से आती है, और दिल की आवाज माननी नहीं, क्योंकि दिल तो
बच्चा है, दिल बच्चा है, इसलिए उसको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। तो आरपीसी ने एक बार क्वेश्चन पूछा, आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा कि मंडन जो कि कुंभलगढ़ का वास्तुकार था, जो कि कुंभा के दरबार में रहता था, जिसने वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण तथा राजवल्लभ जैसी पुस्तक लिखी थी, उसने रूपमंडन नामक एक पुस्तक और लिखी। कौन सी लिखी? अब बताइए कि इसका सब्जेक्ट क्या है। तो अपने को लगा यार जीता सर ने पढ़ाया था वो तो आ गया भाई, क्वेश्चन में दे दिया। मंडन कुंभलगढ़ का वास्तुकार था, कुंभा के दरबार में था, वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ जैसी पुस्तकें लिखी, उसकी रूप मंडन का सब्जेक्ट बताया। तो अपने को जो आ रहा था वो तो खत्म हो गया, इतना ही पढ़ के आए थे। अब उसका सब्जेक्ट कहां से पता करें? हालांकि सिंपल सा था, रूप, रूप का मतलब होता है चेहरा। क्या होता है? चेहरे किसके बनेगी? मूर्तियों के। भगवान की मूर्तियां बनाओगे तो उनके चेहरे, शक्लें बनानी पड़ेगी। तो रूप मंडन किसकी जानकारी देती है? मूर्ति कला। किसकी जानकारी? लिख लो रूप मंडन। रूप मंडन, रूप मंडन क्वेश्चन लिख लो। मूर्ति कला की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट स्कल्पचर, मूर्ति कला की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट स्कल्पचर। किसकी जानकारी मिलती है? मूर्ति। अगला लिखो भाई, नाथा। अगले कौन है? नाथ। लिखो यह मंडन का भाई था, ही वॉज ब्रदर ऑफ मंडन। यह कौन था? मंडन का भाई था, ही वॉज ब्रदर ऑफ मंडन। ये भी भैया के साथ दिन में कुंभलगढ़ बनाता, शाम को कुंभ आने का नोट्स तो तैयार करने पड़ेंगे, ऐसे बात नहीं पड़ेगी। तो इसने कहा मैं ही कर दूंगा भाई। भैया ने वास्तु सार लिखी है, मैं लिख देता हूँ वास्तु मंजरी। क्या लिख देता हूँ? तो नाथा किताब का नाम क्या है? वास्तु। वास्तु मंजरी। नहीं गिरेगा, मत चिंता करो। नाथा की बुक का नाम क्या है? वास्तु। चलो अगले राइटर का नाम लिखो, गोविंद। कौन अगले राइटर का नाम? लिखो यह मंडन का बेटा था, पूरा परिवार, दिन में बनाता मकान, शाम को बनाता नोट्स। गोविंद यह मंडन का बेटा था, ये वॉज सन ऑफ मंडन। यह कौन था? मंडन का बेटा। किताबों के नाम लिखो। इसने कहा कुंभाजी ने खुद ने लिखी है संगीत क्रम दीपिका, मैं लिख दूंगा द्वार दीपिका। यहाँ दीपिका द्वारा दीप खड़ी रहती है ऐसा, दरवाजे बनाने के बारे में बताया। पुरानी बिल्डिंगों को दोबारा कैसी बनाई जाए, तो किताब लिखी उद्धार धोरिणी। एक बुक लिखी कला निधि, एक बुक लिखी सार समुच्चय। कौन कौन सी किताबें बताओ देखे? द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कला निधि और क्या क्या? दोबारा नाम बताओ। द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कला निधि और सार समुच्चय। किसकी किताबें? इनमें सबसे अच्छी किताब ये है कला निधि, स्टार लगाओ इसके। कला निधि। अच्छा क्या बताती है कला निधि? सुनना देखो। मंदिर होता है कोई मंदिर, मंदिर के ऊपर ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं शिखर। क्या होता है मंदिर का? ये किताब शिखर के बारे में जानकारी देती कि मंदिरों के शिखर कैसे बनने चाहिए। आप देखना कितना माइक्रो सब्जेक्ट है इस बंदे के पास, कि मैं अभी आपको दे दूं कि यार मंदिरों के शिखर पर 100 शब्द लिखिए। मैं तो अपने से 100 शब्द नहीं लिखे जाए, अपने 100 शब्द ही लिखेंगे। मंदिर में शिखर बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। मंदिर होते हैं तभी शिखर होता है, शिखर होते हैं तभी। आप यदि दूर से शिखर देख लेते तो आपको पता चल जाता है मंदिर है, मंदिर देखते हैं तो आपको पता चल जाता है यहाँ पर क्या है। शिखर कई प्रकार के हो सकते हैं, कुछ ऊंचे हो सकते हैं, कुछ नीचे हो सकते हैं। मंदिर बड़ा होगा तो शिखर भी बड़ा होगा, यदि मंदिर छोटा है तो शिखर है। वह यही लिखेंगे और क्या लिखेंगे यार, है ना। बंदा इतने छोटे सब्जेक्ट में बता के गया है कि शिखर अष्टभुजाकार होते हैं, षटभुजाकार होते हैं, चतुर्भुजाकार होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं,
बेलनाकार होते हैं, पिरामिडाकार होते हैं, किस लेवल पे जाके कैसा बनाना चाहिए, मंदिर की ऊंचाई इतनी है तो कैसा शिखर होना चाहिए, झंडा कितने ऊपर लगना चाहिए, ऊपर से बेलनाकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नीचे से कैसा गोलाकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, केवल शिखर पर यदि कोई बुक लिख के गया तो वो बुक कौन सी है? कला। आप यूं मान लीजिए गोविंद ने इस सब्जेक्ट में पीएचडी की है, ये उसकी थीसिस है पूरी कि शिखर शिखर पे बुक लिख के चला गया। भारत में एकमात्र बुक है जो शिखर निर्माण की जानकारी देती है। मंदिरों पे सैकड़ों लिख दी होगी, इसने कहा मंदिर पूरा नहीं, पूरे मंदिर पे तो कोई बता दे, मंदिर का केवल एक भाग शिखर पर किताब लिखेंगे, वो बुक कौन सी है? लिख लो कोष्टक में, मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट शिखर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट शिखर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी। किसकी जानकारी है? मंदिर के। लास्ट वाली किताब और जोरदार है, क्या नाम है? सहर समुच्चय में इसने ये बताया कि दवाइयां कैसे बनती है। ये बहुत अच्छा डॉक्टर था, पर ये नहीं, दोनों बाप बेटे। मंडन, मंडन की किताब है वैद्य मंडन, क्या नाम है? पर नाम से पता चलता है वैद्य मतलब दवाइयों की, वैद्य जी की बातें तो अपने उधर पढ़ी नहीं वैद्य मंडन। तो इस वाली किताब का नाम क्या है? दवाइयों की, आयुर्वेद। किसकी जानकारी है? पर पहले आयुर्वेदिक हुआ करता था, तो लिखो आयुर्वेद की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदा। कितने मल्टी टैलेंटेड बंदे थे, मकान भी बना लेते, नोट्स भी तैयार कर लेते, दवाइयां भी बना लेते। यहाँ पे याद ही नहीं हो रहे हैं नाम खाली याद करने में जोर आ रहा है। अगले राइटर का एक एक विद्वान का नाम लिखो, हीरानंद मुनि। छह हो गए या पांच हुए? छह हो, छठा। ये कुंभा के गुरु जी थे, लिखो कुंभा के गुरु, आगे लिख लो गुरु ऑफ कुंभा। कुंभा वैसे नॉर्मल कोचिंग तो हीरानंद मुनि के पास जाता, म्यूजिक वाली क्लास किसके पास जाता? सारंगदास। हीरानंद मुनि। अब लिखो कुंभा की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ कुंभा। मैं उपाधियां लिख रहा हूं, आप उतारिए, फिर अपने बात करेंगे। उतार लो सारे नाम। उतार लिया? क्या क्या उपाधियां बताओ देख। हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, या एक नाम और नव्वे भरत, राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, आदि वरा और परम। एक एक की बात करते, पेन मत चलाना, इधर देखो केवल। पहले क्या है? हिंदू सुल्तान। सुल्तान का मतलब होता बचाने वाला, रक्षक।
मुसलमान राजाओं से लड़ाइयां लड़ी, मुसलमान राजाओं के खिलाफ लड़ा, इसलिए उपाधि क्या हो गई? हिंदू। हिंदुओं को बचाने वाला था, हिंदुओं का रक्षक था, इसलिए क्या कहलाया? हिंदू सुर। अगली क्या है? अभिनव भट्टाचार्य। क्या है? नव्य व्रत। अभिनव का मतलब होता है नया, नव्य का मतलब क्या होता है? नया। भारत में बहुत पहले टाइम के अंदर एक आचार्य हुए थे जिनका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत नाम करके ऋषि हुए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी, उस बुक का नाम है नाट्य शास्त्र। कौन सी बुक लिखी है? भरत आचार्य की बुक का नाम क्या है? नाट्य। नाट्य शास्त्र ऐसी बुक है जो एक साथ तीन चीजों की जानकारी देती है, म्यूजिक, डांस, ड्रामा। किस किस की जानकारी देती है? म्यूजिक, डांस और ड्रामा। क्या नाम बुक का? नाट्य शास्त्र। क्या नाम है? नाट्य। किस किस की जानकारी देती है? म्यूजिक, डांस, ड्रामा, संगीत, नृत्य, नाटक। किस किस की जानकारी? संगीत, नृत्य, नाटक, म्यूजिक, डांस और ड्रामा। कौन सी किताब में? नाट्य शास्त्र। किसकी है? भरत आचार्य। किसकी है? भरत। मतलब भरत आचार्य को तीन चीजें पता थी, संगीत के बारे में भी, नृत्य के बारे में भी, नाटक। कुंभा कहता है मैं नया भरत आचार्य हूं, मैं भी संगीत भी जानता हूं, नृत्य भी जानता हूं और नाटक। तो अभिनव, अभिनव का मतलब नया। भरताचार्य नव्य का मतलब नया। भरत का भरत हो गया, तो अभिनव भारत का दो या क्या कर दो? नव्य भरत। तो संगीत के बारे में कुंभा जानकार रखता है, इसलिए उसे क्या कहा गया? अभिनव भरताचार्य या नव। रासो का मतलब होता है साहित्य। रासो का मतलब हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो। रासो का मतलब किताब है, ऐसा राणा जो किताबें लिखता और लिखवाता है, क्या कहलाएगा? जो साहित्य को बढ़ावा देने वाला, लिटरेचर को प्रमोट करने वाला राजा क्या कहलाया? मुसलमानों को हराने के कारण हिंदू सुल्तान, संगीत की जानकारियों के कारण क्या हुआ? अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भारत, और आपके साहित्य का आश्रयदाता होने का कारण। अगली क्या है? वह राजा जो पहाड़ों पर बने हुए किले जीते। हिली फोर्ट्स जीतने वाला जो राजा होता है उसको क्या बोलते? अचलगढ़ ऊंचा किला था, जीत गया वो। पहाड़ों पे बने हुए किले जीतने वाला राजा क्या कहलाता? अगला क्या है? चाप का मतलब था धनुष। चाप का मतलब क्या होता है? वह राजा जो धनुष बहुत अच्छा चलाए, इसलिए नाम क्या पड़ गया? मुसलमानों को हराने के कारण, म्यूजिक की जानकारियों के कारण, अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भरत, लिटरेचर के कारण, पहाड़ के किले जीत ले, धनुष बहुत अच्छा चला है। अगली क्या है? वरा कौन से भगवान कहते हैं? कौन से कहते हैं? विष्णु। आदि मतलब वो कहता है भगवान विष्णु का पहला भक्त, तो भगवान विष्णु का भक्त है, इसलिए क्या कहलाता है? आदि। अगली क्या है? परम का मतलब सबसे ऊंचा, भागवत का मतलब विष्णु, वो कहता भगवान विष्णु का सबसे ऊंचा भक्त। तो भगवान विष्णु का भक्त होने के कारण उसने दो उपाधियां धारण की, बताओ कौन कौन? आदि वरा और परम भाग। धनुष बहुत अच्छा चलाता है, पहाड़ के किले जीत लेता है, साहित्य पढ़ता और पढ़ाता, संगीत की जानकारी रखता। अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भरत मुसलमान राजाओं को हराता, हिंदुओं का रक्षक होने के कारण, संगीत की जानकारियों के कारण, साहित्य के कारण, हिली फोर्ट जीतने के कारण, आर्चरी के कारण, विष्णु डिवोटी होने के कारण, परम भागवत। और जैसे आप तंग आ गए कुंभा से, 2 दिन हो गए कुंभा पढ़ते, है ना? वैसे कुंभा का बेटा तंग आ गया था। कुंभा के बेटे का नाम था उद्दा। क्या नाम था? उद्दा तंग आ गया। उद्दा को लगा यार पिताजी कब मरेंगे और अपना कब नंबर आएगा। तो एक दिन कहते हैं भाई कुंभा, कुंभलगढ़ के किले में एक शिवलिंग था। कुंभलगढ़ किले में क्या था? और कुंभा सुबह सुबह जल्दी उठ के उस पर जल चढ़ाया करता था, वहां पे बैठ के तपस्या करता था। कहते वो शिवलिंग 5.5 फीट ऊंचा था। कितना ऊंचा था? और कुंभा बैठा बैठा जल चढ़ा दिया करता। 5.5 का मतलब मेरे यहां तक। कुंभा बैठा बैठा 5.5 होता था, तो खड़े होने के बाद डाकी कितना लगता होगा। तो उद्दा जानता था कि सीधे सीधे तो बापू के पास गए, बापू ने यदि झींटे पकड़ लिए, बाहर पकड़ लिए, तो बिड़ा बिड़ा के मार देगा। इसलिए जब तपस्या में बैठे शिव जी की, इधर कुंभा सुबह सुबह आंख बंद करके बम बम भोले ओम नमः शिवाय कर रहा था, उद्दा धीरे धीरे गया, उन जाके बापू उछलटा दिया। तो कुंभा की हत्या किसने कर दी थी? उसके बेटे। लिखो, कुंभलगढ़ किले में, इन कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ किले में, इन कुंभलगढ़ फोर्ट, तो रजिस्टर बंद कर दिया था। इतना हल्के में लिया तूने, फलावर समझा गया। देखो कुंभलगढ़ किले में, इन कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कर दी थी। कुंभा वाज मर्डर्ड बाय हिज सन उद्दा। कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कर दी थी। कुंभा वाज मर्डर्ड बाय हिज सन उद्दा। कुंभा की हत्या किसने कर दी थी? पर्ची है ये आपके लिए। कल सारे अपना कार्ड अपने गले में लटका के रखेंगे, सीधे पहले क्लास के अंदर आएंगे, उधर नहीं जाएंगे। भंडारे, भंडारा है ये तो पता है तुम्हें? पता तो है। कल खाना है तुम्हारे, कल भंडारा है ना? और आज शाम से खाना बंद करना है तुम्हें, ताकि कल ढंग से खा सको।
यहाँ आ जाना, फिर यहाँ से बस में बिठा के तुम्हें वहां लेके जाएंगे, अपने सारे चलेंगे, एक साथ चलेंगे, दम से दबा के जिमेंगे। और कोई शर्म मत करना है। आपको आना तो 3 बजे है, फिर यहाँ से ले जाएंगे, फिर यहाँ से बाद खिलाएंगे। सुबह सुबह व्रत रखना, तभी तो खा पाओगे शाम को। हाँ हाँ हाँ, मीमांसा, व्याख्या व्याख्या एक्सप्लेनेशन। हाँ, क्लास होगी, क्लास पूरी पूरी होगी, रजिस्टर लेके आना। खाने में कोई 2 घंटे लगते हैं क्या?